समराइज करूं कि हमने आज हमने इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस की जो हमने पढ़ा था, नंबर 1। नंबर 2, हमने इसमें लॉसेस के ट्रीटमेंट को सीखा। नंबर 3, इसके जो सेपरेट ब्लॉक के जो टैक्स रेट्स हैं सिक्योरिटीज के, इसको हमने किया। अब हम ब्रेक के बाद क्या करेंगे, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है रूल, इनकम टैक्स रूल 13P, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसको ब्रेक के बाद इसको करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट होगा इसमें जी, आखिरी महीने में एग्ज़ाम से एक महीना मेरा सेल्स टैक्स एफईडी का होता है, 2 महीने इनकम टैक्स के। मई में तो आप तैयारी करेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी आप लोग ज़रा मुझे, ज़फ़र या अहमद, आप लोग ज़रा प्लीज़ कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको ठीक? स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? जी सर, आ रही है क्लियर इसकी। अच्छा अच्छा जी, अभी हमारा एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो रूल 13 है इसकी, इनकम टैक्स रूल्स के रूल 13। ये प्रीवियसली ज़रा आप इसको, मैंने आपको समरी प्रोवाइड कर दी है, आप इसको रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या इश्यूज़, क्या क्या डेफिनेशन इसमें गिवन है। जो क्लास में चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं वो इम्पोर्टेंट है रूल 13P, क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। और ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट एरिया रहा हमेशा से। ये जो रूल 13P है, इट इज़ प्योरली रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़। इसके लिए है सिक्योरिटीज़। वी कैन से दैट 13P is connected with section 37A। इसकी थोड़ी सी मैं आपको ओवरव्यू पहले दूं कि हम कहते हैं कि जी हमारा जो कैपिटल गेन है वो है इज इक्वल टू सेल प्राइस कंसीडरेशन माइनस उसकी कॉस्ट। इस रूल 13P के अंदर मेजरली जिस चीज़ को डिस्कस किया गया वो एक कॉस्ट को डिस्कस किया गया, नंबर 2 इसका जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, मोड ऑफ एक्विजिशन कह लें, उसको मौजू बनाया गया कि किस हालत में आपको शेयर्स मिले और उसकी कॉस्ट को कैसे कंसिडर किया जाएगा। इसकी वजह क्या है कि सम टाइम यू पे एंड सम टाइम यू डू नॉट पे। आप पे करते हैं, सम टाइम आप पे नहीं करते। सम टाइम एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो डिस्पोजल की डेफिनेशन में तो जा रही होती है, लेकिन उसमें क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि क्या ये डिस्पोजल के बाद गेन जनरेट हुआ भी है या नहीं है। यानी ये जो भी काम हुआ है उसमें डिसाइड ये किया जाएगा कि वेदर इट इज अ टैक्सेबल इवेंट, यस और नो। और ये बात हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जब आप सिक्योरिटीज में डील करेंगे, ठीक है, तो एक हमारी कंपनी है नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड, ये आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगी और आपका टैक्स काट लेगी अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज रिपोर्ट ज़रूर करेगी। आपकी सिक्योरिटीज़ कहाँ है? सीडीसी के अंदर। और रिपोर्ट कैसे हो रही हैं, आप कैसे आ रहे हैं इसमें? थ्रू ब्रोकर। ये एक चैनल है जिसके थ्रू आप चल रहे हैं। अब लॉ ने डिफरेंट सिचुएशंस की क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की, और ये क्लैरिफिकेशन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है।
पहले वो कहता है जी ए, यानी इसको पढ़ेंगे थर्ड रूल 13 PA, सेल्स ट्रांजैक्शंस कैसे की जाएगी। तो कहता है अगर आपकी सिक्योरिटीज सिमिलर है, अगर आपकी सिक्योरिटीज क्या है, सिमिलर है, तो आप कैसे इसको लेकर चलेंगे। अच्छा, ये दो जो है ना ए और बी, इसके जो क्लॉजेज हैं, स्केलिंग अप और सेल्स ट्रांजैक्शन, ये दोनों में तकरीबन एक बार डिस्कस हुई, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। क्लॉज ए ये कहती है कि आप सिक्योरिटीज़ को फाइफो बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, गेन या लॉस फाइफो बेसिस पे करेंगे। ये जो स्क्वेयरिंग अप ट्रांजैक्शंस है कि अगर आपकी सेम डे ट्रांजैक्शंस हो रही है, ये हमें गाइड करता है कि आप उसमें क्या करेंगे, सेम डे ट्रांजैक्शंस को आप स्क्वेयर अप कर लेंगे, आपस में इकट्ठा करेंगे। उस दिन को आप फाइफो में नहीं अप्लाई करेंगे, उस दिन को आप फाइफो में अप्लाई। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास डेज है 1 2 3 4 5, और आपकी परचेज और आपकी सेल, ये हम लिख लेते हैं। आपने 100 शेयर परचेज किए 10 रुपए के, सेल कोई नहीं की। आपने 200 शेयर परचेज किए सेम सिक्योरिटीज़ के 12 के, कोई सेल नहीं की। थर्ड में आपने क्या किया कि आपने 300 शेयर परचेज किए 11 के, और इसी दिन आपने जो था वो 500 शेयर बेच दिए 15 के। ठीक है, और आपने उसके बाद फिर दोबारा 100 शेयर परचेज किए 13 के, फिर आपने 100 शेयर परचेज किए 14 के। ठीक है, तो आप इस दिन कैपिटल गेन तो कैलकुलेट कीजिएगा ज़रा। मैं ज़रा कॉफ़ी पीऊँ और आप उतनी देर में ये जो 500 शेयर्स हैं इनका कैपिटल गेन कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू 13 PA एंड बी, कि सेम डे ट्रांजैक्शंस को पहले लेना है, बाद में फाइफो चलाना है आपने। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स को इग्नोर कर दें। अच्छा जी, चले अब देखते हैं जी हमारा गेन कैसे कैलकुलेट होगा। गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। तो सेल प्राइस है हमारी 500 इंटू 15 माइनस कॉस्ट। कॉस्ट तो हमें लॉ ये कहता है कि अगर सेम डे ट्रांजैक्शन होगी तो वहाँ फाइफो क्यों नहीं लेंगे, तो पहले इस 300 को यूज़ करेंगे। तो 300 इंटू 11, ठीक है। अब फाइफो पे चलेंगे। अब फाइफो पे पहले ये 100 यूज़ होगा, तो 100 इंटू 10 प्लस फिर यहाँ से 100 यूज़ करेंगे, तो ये हो गए हमारे 100 इंटू 12। तो गेन कितना आ गया, डायरेक्ट 2000 आ गया जी, और हमने इग्नोर कर दी। अच्छा, आपके रूल्स के अंदर एक एग्जाम्पल कोट उसने की हुई है, वो बिल्कुल दरमियान से वो एग्जाम्पल भी मैं ज़रा आपको वो करवा दूँ। वो एग्जाम्पल क्या है, वो ये कहता है जी आपने किसी एक दिन, लेट्स सपोज इट इज़ डे एक्स, ये रूल की एग्जाम्पल है, आपके इनकम टैक्स रूल्स की एग्जाम्पल उसने कोट की हुई है। तो कहता है जी आपने सेल की शेयर्स की 500 की 23 की, आपने उसी दिन परचेज की 521 के, और आपने सेल की 500 की 22 की। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि 500 शेयर आपने परचेज किए और 1000 आपने बेच दिए। भाई जो उसने एग्जांपल दिया है मैं वही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ।
अगर किसी दिन ऐसा हो, ऑब्वियसली को पहले भी शेयर पड़े होंगे, वो आपने बेच दिए, तो उसमें वो ये कहता है कि आपने जो आज सेल की है सबसे पहले इसकी एवरेज प्राइस ले लें। क्या करें? एवरेज प्राइस ले लें। कितनी आ जाएगी? 23 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आ गई? 22.5। वो कहता है कि ये जो आपने शेयर सेल्स किए हैं ना, वो कितनी है? 22.5। तो गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। सेल, तो अब जाहिर बात है कि हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, तो हम इधर तो 500 की कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जो हमारे पास मौजूद है। तो हम इसका गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 500 इंटू 22.5 माइनस क्या है? 500 इंटू 21। ठीक है। अब बाकी जो शेयर हुए हैं आपके, जो ये बाकी 500 बिके हैं, वो जो भी आपके पास शेयर पहले पड़े हुए थे उसके मुताबिक आप फाइफो लगा देंगे इसके ऊपर। जाहिर बात है गेन तो हमने 1000 का ही कैलकुलेट करना है ना, समझ आ रही है? तो इसका गेन कितना आएगा? 1.5 का गेन हो गया ना आपको, ये देखिएगा। तो 1.5 इंटू 500 750 हो गया आपका, ये गेन हो गया। अज्यूम कर लेते हैं, इस एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड करें कि हमने जो शेयर बेचे वो उससे पहले हमारे पास जो शेयर थे वो 15 के थे। अब फाइफो पे चलते हैं, फर्स्ट इन अज्यूम करते हैं। इन कैसे आएगा? 500 इंटू 22.5 माइनस 500, अज्यूम करें जो सबसे पुराने शेयर थे वो हमारे पास 15 के पड़े हुए थे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.5 माइनस 15, तो 7.5 का गेन आ गया इंटू 500, तो ये गेन आ गया जी टोटल 3750। तो ये आपका टोटल कैपिटल गेन आ गया प्लस 750, तो 4500 ये है जी आपका कैपिटल गेन। ये मैंने आपको उसकी एग्जांपल को कोड किया जो आपके रूल्स में गिवन है, ताकि आपका टाइम बच जाए। आप जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो नोट कीजिएगा, कल मेरी इंटरेक्टिव क्लास हो सकती है इसी टाइम के ऊपर ही, बहुत चांसेस है। तो ये हो गया जी 4500 हमारे पास हो गया जी। तो कल चांसेस हैं आपको मैसेज मिल जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, अगर क्लास हुई तो आपको नोटिफिकेशन। नहीं जी, ये दो चीज़ें हो गई हमारी रूल्स की। अच्छा जी, अब हमारे पास जो अगली चीज़ आ रही है वो क्या है कि आपने ट्रांसफ़र ओइंग टू प्राइवेटाइजेशन बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपने शेयर्स मार्केट से नहीं खरीदे। किससे खरीदे आपने? प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पीसीपी से आपने शेयर परचेज किए। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? द ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय फेडरल इन एन एंटिटी विल नॉट बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स। किसकी? अब ये बात किसकी हो रही है? दो दो लोगों की डायरेक्ट लॉ ने बात की। हम अगर बात करें पीआईए की, तो लेट्स सपोज के पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो पहले इसके शेयर जाएंगे पीसीबी को, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और फिर पब्लिक को जाएंगे। तो असल में देखा जाए तो ये सेक्शन 75 की डेफिनेशन में चला गया। ट्रांसफर तो हो गया ना शेयर, तो ट्रांसफर किस में आ गया? डेफिनेशन में डिस्पोजल की। तो सवाल ये पैदा होता है क्या पीआईए को टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? द आंसर इज नो, इसको टैक्स नहीं लगेगा। अब तो ये हो गया जिसने शेयर ट्रांसफर किए, अब आ जाए मैंने खरीदे, इमरान शहजाद ने, मैं पब्लिक हूं, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या होगी? जिस कॉस्ट पे मैं परचेज करूंगा वही मेरी कॉस्ट होगी, जो मैं जब सेल करूंगा तो उसमें से माइनस हो जाएगी। बस ये होगा इसके अंदर। तो दो डायमेंशन हमें पता चली, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 49 जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को
एग्जाम कर देता है, इसलिए उसको नहीं लगेगा। ये भी हो गया जी हमारा 1, 2 और 3। नेगोशिएटेड डील आपने की है, आपने कंपनी का कंट्रोल लेना चाह रहे थे, ठीक है। तो आपने उनसे कहा जी मैं 51% शेयर आपसे परचेज करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जिसने बेचे, लेट्स सपोज कि वो कहता है जनाब मैंने, मेरे पास 51% कंट्रोल है। कितना है 51%? मेरे पास 51% कंट्रोल में 1 लाख शेयर्स मौजूद हैं, और मैंने खरीदे हुए हैं एट द रेट ऑफ ₹10। आज इसकी अगर मैं मार्केट में बेचूं तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 25 पर शेयर। मुझे कोई कांटेक्ट करता है, वो कहता है यार आपने सारे शेयर बेच दो, तो मेरे से 30 रुपये ले लो। मैं कहता हूँ लाओ। तो मेरी सेल प्राइस क्या हुई? 30 पर शेयर। तो हम लॉ से पूछते हैं कि गेन किस पे कैलकुलेट होगा, इस पे या इस पे, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस है ना, नॉर्मल हालात नहीं है। तो लॉ कहता है विच एवर इज हायर, यानी जो गेन आएगा वो आएगा 30 माइनस 10 इंटू 100,000। तो ये जिसने शेयर बेचे हैं उसको इस पे टैक्स लगेगा, और NCCPL उसका टैक्स वहां से कलेक्ट कर लेगी शेयर ट्रांसफर करके। यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल हालात हैं। भाई आपने डील की है तो आपको मुबारक हो, आपने कंट्रोल लूज किया है तो आपको मुबारक हो, मार्केट से ज़्यादा आपको पैसे मिले हैं। तो ये नेगोशिएटेड डील ट्रांजैक्शन में उसने इसको डील किया हुआ। कोई कंट्रोल नहीं, कंट्रोल नहीं भी मिलता। आपने 20% शेयर उठा लिए हैं, यानी मार्केट से नहीं आप उठा रहे, उस बंदे से डायरेक्ट हो रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास शेयर है सारे ही मुझे बेच दो। यानी क्लैरिफिकेशन है एक, कि कोई बंदे लोग इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। क्लैरिफिकेशन देने का मकसद ये है, चीज को क्लैरिफाई कर दिया गया, आम हालात को भी डिस्कस कर दिया गया, ताकि लोग इससे कोई नाजायज फायदा ना उठाएं। है नॉर्मल ही है। लॉ इसलिए बता रहा है क्योंकि इसकी हेडिंग यही है, क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशंस। कुछ लोग करते हैं ना, कोर्ट में चले जाते हैं, इनका सवाल ये है कि ये नॉर्मल हालात ही होते हैं तो इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि लोग बाज़ औक़ात इसका बेनिफिट लेते हैं। वो कहते हैं जी हम नॉर्मल हालात में नहीं बेच रहे, हम तो नेगोशिएटेड डील में चले गए हैं। तो इसलिए लॉ ने एक्सप्लेन कर दिया भाई अगर तुम नेगोशिएट करके भी करोगे तो होना फिर भी यही है। अगली बात इसके साथ कनेक्ट हो गई, वो इन दोनों की है कि अगर आप पूरी कंपनी ही बाय कर ले तो फिर क्या होगा? फिर भी यही होगा। अब आप 51% नहीं 100% अगर आपने शेयर एक्वायर कर लिए तो देन सो व्हाट? फिर भी कहता है जी सेलिंग प्राइस नेगोशिएटेड और कोटेड प्राइस विच एवर इज हायर, जो भी इनमें से हायर अमाउंट होगी वो ली जाएगी। यानी फिर वही नॉर्मल हालात है। आप 51% परचेज कर लें, 10% परचेज कर लें, 1% परचेज कर लें, पूरी कंपनी एक्वायर कर लें, हालात वही होंगे, सेल प्राइस और फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज। अब आ गया बाय बैक ऑफ कंपनी, बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। कंपनी ने शेयर एक्वायर किए हैं, ठीक है, तो डिस्पोजल किसकी हो रही है? मेरी। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। मैंने शेयर परचेज किए थे, मेरी कॉस्ट थी, मेरे पास 10,000 शेयर थे। मेरे पास 10,000 शेयर थे और मैंने 10 रुपए का परचेज किया हुआ था। कंपनी मुझे लेटर भेजती है जनाब हम 50% बायबैक कर रहे हैं, और जिस दिन मुझे लेटर आता है उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बनती है
₹70 पर शेयर। कंपनी कहती है जी हम अपने शेयर बायबैक कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹50 पर शेयर। शेयर दें, पैसे ले जाएं हमसे। मैंने दे दिए, वापस कर दिए, मजबूरी थी। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या यहां पर ये रूल लगेगा फेयर मार्केट वैल्यू पर? आंसर इज नो। यहां पर क्या होगा, मेरा गेन कितना आएगा, 50 माइनस 10 इंटू 5000, ये मेरा कैपिटल गेन आएगा। यानी मैं मजबूरी में बेच रहा हूं, मेरा दिल नहीं है बेचने को, तो फिर यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। The transfer of share under buyback arrangement will be taken as disposal and price paid by the company. Price paid by the company to acquire the share shall be taken as sale price to compute capital gains and collect tax thereon if such capital gain is taxable. अगर वो है तो उसका गेन इस तरह से कलेक्ट किया जाएगा। अंडरस्टैंड? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर बायबैक करे तो क्या वहां पर भी ये रूल अप्लाई होगा? तो ये सिर्फ सिक्योरिटीज के लिए है, वहां पर हम फिर नॉर्मल में चले जाएंगे वहां पर, क्योंकि ये 13P किसके लिए है, सिक्योरिटीज के लिए है। तो चूंकि लॉ ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो वहां पर नॉर्मल। मेरी ओपिनियन ये है, मेरा ओपिनियन ये है। प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। मैं सिर्फ लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं कि इस तरह से हम उसको हमें करना चाहिए। B for ball, squaring up. जी, ये एक जो है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन थी, मेरा ख्याल है अब नहीं है इसके अंदर। आप जो बेसिक आपने समझना है वो इस चीज को समझना है, सेम डे ट्रांजेक्शन वाले। हाँ जी, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। मेरा जो था वो एक अकाउंट किसी के पास था, अकाउंट 1 था, एक ब्रोकर के पास, एक है मेरा अकाउंट 2 ब्रोकर बी के पास। अगर मैं शेयर ट्रांसफ़र करूंगा तो ये टैक्सेबल इवेंट नहीं है, इससे कैपिटल गेन जनरेट NCCPL मेरा टैक्स नहीं काटेगा। लेकिन अगर मैंने अपने शेयर एक AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी से दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ट्रांसफ़र कर दिए, यानी एक शेयर उठा के मैंने दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए, ये कैपिटल गेन इससे जनरेट होगा, इसको डिस्पोजल समझी जाएगी। हालांकि वही मेरे शेयर है, मैं एक मैनेजमेंट कंपनी से दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भेज रहा हूँ, ये अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ। मेरे शेयर जो है वो दूसरी, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है कि आपका जो म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर एक आपका म्यूचुअल फंड होता है, एक आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो उसको कंट्रोल करती है, और एक इन्वेस्टर होते हैं। ये तीन पार्टीज मिलके म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कर रही होती, ठीक है ना? तो आपने ये ऐसे समझ लें कि जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी कई कंपनीज उसने उसका ऑडिट कर रहा है, इसी तरह हर म्यूचुअल फंड की एक AMC होती है जो उसको मैनेज कर रही होती है। समझ आ रही है ना? तो एक AMC के कई म्यूचुअल फंड्स को वो डील कर सकता है वो। तो ये जो लॉ के अंदर उसमें बताया गया, ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी से उसमें करेंगे तो वो डिस्पोजल गिनी जाएगी। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना डिस्पोजल नहीं है। मैनेजमेंट कंपनी से मैनेजमेंट कंपनी में एक से दूसरी में जाएंगे, शिफ्ट करेंगे अपनी, उसको जो है वो क्या गिना जाएगा, कैपिटल गेन होगा, और NCCPL उस पर टैक्स काट लेगी आपका। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, ये आपके एग्जाम में आ चुका हुआ है SLB जो है। अच्छा जी, अब देखिएगा SLB ये एग्जाम में आ चुका हुआ है। अगर हम शेयर बाय ना करें,
बल्कि बोरो करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि दुकानदार क्या करते हैं कि कोई कपड़े वाले के पास गया तो उसने कहा जी ये कमीज़ मेरे पास है, उसने कहा जी मुझे इसके साथ शलवार भी चाहिए, पजामा भी चाहिए, वो है नहीं उसके पास। तो वो क्या करते हैं, मैं अपने गोदाम से ले आता हूँ, हालांकि गोदाम उसका होता कोई नहीं है, उस बच्चे को भेजता है साथ वाले दुकानदार के पास, कहता है जाके यार वहां से ले आओ। वो जाओ गोदाम में, तो वो गोदाम का होता है पीछे, उससे उधार लेके आता है और उसके बाद क्या करता है, खुद बाजार से खरीद के उसको दे देता है। समझ आ रही है? इसको कहते हैं बोरो करना। क्या कहते हैं? तो आप शेयर्स को बोरो भी कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को बोरो भी कर सकते हैं। अब जरा सुनिएगा, मिस्टर ए ने मैं हूं फॉर एग्जांपल इमरान शहजाद, मैं एक के पास जाता हूं, उसे कहता हूं मिस्टर ए को कि जनाब मैं आपसे शेयर परचेज करना चाहता हूं, ठीक है, कैपको के। मैं बार बार कैपको की एग्जांपल इसलिए देता हूं कि इसने मुझे एक वक्त में बड़ा फ़ायदा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके पास नहीं है, ये कांटेक्ट करता है बी से, कहता भी तेरे पास 1000 शेयर हैं, तो कहता जी बिल्कुल है। ये कहता मुझे, मैंने तुमसे खरीदने नहीं है, मुझे वक्ती उधार दे दो, 1000 शेयर मुझे दे दो। इससे बोरो करता है ये। और इसे कहता है कि ये तुम्हें शेयर जो है ये मैं वापस कर दूंगा, प्लस तुम्हें मैं 2 रुपये पर शेयर इसके ऊपर प्रॉफिट भी दूंगा। वापस शेयर ही करूंगा तुम्हें, लेकिन प्लस मैं क्या करूंगा, तुम्हें 2 रुपये इसका प्रॉफिट पे कर दूंगा। वो कहता है ठीक है, वो मुझे शेयर दे देता है, इसको ए को देता है। ए मुझे ये शेयर बेच देता है 1000 शेयर 40 रुपीज़ के। तो मैंने कितनी पेमेंट कर दी, इसकी सेल प्राइस क्या हो गई, 40,000। 3 महीने के बाद ए क्या करता है कि यही शेयर कैपको के परचेज करता है मार्केट से, और परचेज के ऊपर इसको मिलते हैं 1000 शेयर्स 30 के। इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 30,000। तो ये मार्केट से शेयर परचेज करता है एट द रेट ऑफ 30 और इसको वापस कर देता है बी को, और प्लस इसको क्या करता है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2000 रुपये इसको उसका प्रॉफिट भी दे देता है। अब सवाल ये है कि क्या इसका कैपिटल गेन जनरेट हुआ, यस और नो? क्या इसका कैपिटल गेन जनरेट हुआ, यस और नो? तो लॉ कहता है इसका कैपिटल गेन जनरेट नहीं हुआ, इसके डिस्पोजल गिनी ही नहीं जा, हालांकि इसने ट्रांसफर किए हुए हैं, लेकिन कहता नहीं इसका गेन जनरेट नहीं होगा। ये अपने इस टैक्स के ऊपर, इस 2000 रुपये के ऊपर टैक्स देगा। ये गेन किसका गिना जाएगा, मिस्टर ए का। ये गेन कैसे कैलकुलेट करेगा, ये करेगा कैपिटल गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस, वो कितनी है 1000 इंटू 40,000, और इसमें से करेगा लेस कॉस्ट। एक है उसकी परचेज प्राइस, वो कितनी है 1000 इंटू 30। अज्यूम करें कि ये दोनों ट्रांजैक्शन स्टॉक प्रॉपर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस हैं, तो क्या करेगा इसमें, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर 0.5% ऑफ सेल प्राइस 40,000 प्लस परचेज प्राइस, तो 70,000 का इंटू 0.5, तो 350। ये भी माइनस करेगा, प्लस उसने जो उसको पेमेंट की है, जो प्रॉफिट दिया है उसने पे टू मिस्टर बी, वो है
₹2000। तो इसका जी गेन हो गया 40,000 माइनस 30,000 माइनस 350 माइनस 2000, तो 7650 ये आपके एग्ज़ाम में टेस्ट हो चुका होगा। ठीक हो गया जी। ये आ गया जी SLB, सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग अरेंजमेंट। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ आ गई नॉन रिकग्निशन रूल्स की, कि अगर किसी की डेथ हो जाए और वो शेयर ट्रांसफ़र हो जाए या ट्रांसमिशन हो जाए, तो क्या ये कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा। इसकी दो चीज़ें हैं। अगर तो आपकी डेथ हुई और वरासा में ट्रांसफ़र कर दिए गए एसेट, क्या कर दिए गए एसेट, ट्रांसफ़र कर दिए गए, तो फिर ये कैपिटल गेन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, किसी की डेथ के ऊपर ये उसके ईयर्स में ट्रांसफ़र कर दिए गए तो इस पे टैक्स नहीं होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ लॉ ने ये कहा कि जो रिसिपिएंट है उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो कहता है इसकी कॉस्ट वही होगी जो ट्रांसफ़र की कॉस्ट थी। उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होगी, बल्कि उसकी कॉस्ट वही कॉस्ट बनेगी। अब यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, वो है कि सेक्शन 37 हमें कुछ और बताता है। सेक्शन 37 ये कहता है अगर विरासत में कोई चीज़ ट्रांसफ़र की जाए तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू रिसिपिएंट के लिए कॉस्ट बनेगी। अब यहाँ हमें कुछ जजमेंट लेनी पड़ेगी। पहली जजमेंट कि क्या एग्ज़ाम के अंदर कोई ऐसी चीज़ टेस्ट हुई है, राइट, तो यस टेस्ट हुई है। क्या वो स्पेसिफिकली सिक्योरिटीज़ थी, तो मुझे याद नहीं पड़ता। यानी अगर तो प्राइवेट कंपनी है फिर तो वो 37 के अंदर है, फिर तो रूल यही अप्लाई होगा। अब सिक्योरिटीज जो है वो है सेक्शन 37A के अंदर, और सेक्शन 37A के अंदर नॉन रिकग्निशन रूल को एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। नॉन रिकग्निशन रूल को एक्सप्लेन ही, वो बात कहाँ आ रही है, हमें नॉन रिकग्निशन रूल कहाँ मिलने, जाके रूल्स के अंदर। अगर रूल्स में और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन होगी तो हम ऑर्डिनेंस को फॉलो करते हैं। अब देखा जाएगा क्या रूल्स के अंदर और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है। यहाँ एक जजमेंट ये है कि भाई जो रूल्स है वो है 37A के ऊपर, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर तो नॉन रिकग्निशन रूल 37A में लिखे नहीं हुए, तो जाहरी तौर पर ये नजर आ रहा है कि इनमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इनमें कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन एक जजमेंट ये है कि लॉ ने जो कैपिटल एसेट को डिफाइन किया उसने 37 को एक्सप्लेन किया हुआ है, और असल में जो 37A है ये इसी का हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ दी 37 की कैपिटल एसेट ही है। क्या है, कैपिटल एसेट ही है। अब यहाँ पर क्योंकि एग्जाम में भी कोई खास हमारे लिए कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम इसी रूल को यहाँ पर भी एग्जाम में फॉलो कर लें। सब्जेक्ट टू जजमेंट है। मेरे ख्याल के अंदर एग्जाम में अगर ये वाला सीन आ जाए तो पास पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं जहां पर उसने शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू को ही कंसिडर किया हुआ है। तो चूंकि एक उसकी जजमेंट किसी की किसी डायरेक्शन में हो सकती है, तो लिहाजा हमें एग्जाम में अगर ऐसा सीन आ जाए तो हमें इसी को फॉलो कर, हालांकि इसने 2-3 जगहों पर यह बात की हुई है कि उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली ही लेंगे। तो आप चाहें तो एग्जाम में इसका रेफरेंस दे के इस समझ को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम इसमें जो रूल्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सेक्शन 79 लगेगा, 37 का वो रेफरेंस देता ही नहीं है रूल्स के अंदर। वो कहता है सिक्योरिटीज के ऊपर 37 के रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो ये जजमेंट भी एस्टेब्लिश है
कि हम सिक्योरिटीज के ऊपर 37 के नॉन रिकग्निशन रूल्स ना लगाएं, बल्कि 79 के नॉन रिकग्निशन रूल्स को अप्लाई कर लें, कॉस्ट वाली जम्पशन लेके। लेकिन बेहतर ये है कि एग्जाम के अंदर जहां पर भी ये बात लिखें, साथ मेंशन करते हैं कि मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं। ठीक होगी बात? ओके। लेकिन अगर किसी साहब की डेथ हो गई और उसने किसी का लोन देना था और लॉ ने डिक्री दे दी, हाई कोर्ट ने, कि जनाब उस बंदे को पहले उसका लोन अदा किया जाए, अब भी डेथ के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन क्या है, डेट देना था किसी का। अब लॉ ये कहता है कि अब कैपिटल गेन जनरेट होगा, अब कैपिटल गेन जनरेट होगा। तो ये हमें एग्जाम में ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर तो एग्जाम में सिर्फ डेथ का वर्ड है और ट्रांसमिशन है, तो हम इसको नॉन रिकग्निशन रूल्स में ही लेकर जाएंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ट्रांसफरी जो है वो रेजिडेंट है। ठीक है, इसको देखिएगा। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 79, ये देखें, ऑफ द ऑर्डिनेंस, नो गेन और लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट टू एन एग्जीक्यूटर और beneficiary on the death of the person. Accordingly, no capital gain tax is required to be computed and collected at the time of such transfer. The date of acquisition and cost in the hands of the executor will be the same as in the hands of deceased person. मेरा ख्याल है कुछ हिस्सा में इसका वो है, निकाल गया हूँ जो इसमें शामिल नहीं है, वो ज़रा पढ़ लीजिएगा। मैं एक पार्ट मैंने इसमें प्रोड्यूस किया अपने नोट्स में, दूसरा पार्ट यहाँ पर नहीं है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। आगे है जी गिफ्ट। ठीक है, वही मैंने अपनी जजमेंट दी हुई है। गिफ्ट के केस में भी बिल्कुल वैसे ही होगा जो मैंने अभी आपको अपनी जजमेंट दी है कि नो गेन और लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट बाय रीजन ऑफ गिफ्ट ऑफ द एसेट। देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन सेक्शन 39 विल अप्लाई सेक्शन 37 नॉट। ये मैंने लिखा, अपनी जजमेंट दी है, आप चाहे तो 79 को ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको ही अप्लाई कर सकते हैं कि सिक्योरिटीज के ऊपर ये 79 लगेगा, बाकी कैपिटल एसेट के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, 37 का लगाएगा। रिवर्सल ऑफ एर्नस एरर ट्रांसफर, गलती से अगर किसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई तो उसको कैपिटल गेन नहीं समझा जाएगा, उसकी रिवर्सल डाल दी जाएगी और एनसीसीपीएल आपका टैक्स भी नहीं काटेगी। फेलियर इन डिलीवरी और पेमेंट्स, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी एग्जाम में नहीं आई, इसके चांसेस मौजूद हैं कि ये एग्जाम में आ सकती है। अब इसको ज़रा देखते हैं। ये जो एन है, देखिए एक सिचुएशन है कि मिस्टर बी ने ए को शेयर बेच दिए, सिक्योरिटीज बेच दी। ठीक है, 500 शेयर बेचे एट द रेट ऑफ 10 पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया कि डिलीवरी नहीं दी, ये डिफॉल्ट कर गया। नेगोशिएशन हो गई, पेमेंट हो गई इसको, मिस्टर बी को, ए ने इसको पेमेंट कर दी, लेकिन इसने डिफॉल्ट कर दिया। मीन डिफॉल्ट मीन नो शेयर्स ट्रांसफर। ये चला गया सर्विलेंस डिपार्टमेंट में, इसने उसके खिलाफ कंप्लेंट की कि जनाब इसने मेरे पैसे ले लिए, इसने शेयर नहीं किए। तो वो क्या करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो लेट्स सपोज के मिस्टर एम से शेयर परचेज करेंगे उन्होंने, और एम ने शेयर परचेज करके उन्होंने ए को दे दिए 500 शेयर। ठीक है, अब इसके पैसे किससे लिए जाएंगे, इससे। यानी स्टॉक एक्सचेंज ऐसे तो नहीं मुंह उठा के बैठे हुए ना, जो मर्जी करे मार्केट के अंदर जो है ना, वो नहीं, वो इसको पुशअप किया जाएगा, इसके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए जाएंगे। एम से कहा जाएगा भाई तुम 500 शेयर बेचो, एम कहता जी मैं आपको 12 रुपए का शेयर दूंगा, वो कहते दे दो।
तो ये शेयर एम से लेके ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये गायब भी हो गया चला। अब सवाल ये है गेन किसका हुआ, क्या ए का गेन हुआ? द आंसर इज नो, क्योंकि ये टैक्सेबल इवेंट शेयर का खरीदना, ये तो टैक्सेबल इवेंट नहीं है, अभी तो मैंने खरीदे हैं, जबकि दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा साथ, उस वक्त तक तो नहीं होंगे ना। तो लॉ कहता है ये इसका कैपिटल गेन जनरेट होगा। कितना होगा इसका? 500 इंटू 12, और देखा जाएगा इसने खरीदे कितने के। लेट्स सपोज इसने 8 रुपए का शेयर खरीदे हुए थे, ये जिसने बेचे हैं, तो -8, तो ये उसके ऊपर टैक्स देगा, इसकी डिस्पोजल गिनी जाएगी मिस्टर एम की। ये बात समझ आ गई कि नहीं? इज इट क्लियर? वो एक ही कॉस्ट बन जाएगी। एक ही कॉस्ट कितनी बनेगी? 12 रुपए। नहीं, उसने तो 10 ही दिए है ना, उसकी 10 रुपए कॉस्ट बनेगी जो उसने पेमेंट की हुई है। उसने तो पेमेंट कर दी है ना, लॉ ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि उसकी कॉस्ट कितनी जो उसने पेमेंट की है। फिर मार्केट वैल्यू को तो नहीं लेंगे ना, उन्होंने कही 10 रुपए की पेमेंट की है, तुम्हें शेयर मिल गए हैं, ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला, आपके अकाउंट पे आ गए हैं, अपना CDC अकाउंट चेक करो और निकलो। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसने शेयर इसको ट्रांसफर कर दिए, इसने डिफॉल्ट कर दिया, इसने शेयर ट्रांसफर कर दिए, ये डिफॉल्ट कर गया पेमेंट में, तो फिर क्या होगा? अब उलट हो गया सीन, डिलीवरी हुई है, पेमेंट नहीं हो रही, इसके बैड डेट्स हो रहे हैं, नहीं, बल्कि इसके अकाउंट से शेयर निकाल के, इसके CDC से शेयर निकाल के वो मार्केट में सेल किए जाएंगे, और वो जो पेमेंट है वो इसको दे दी जाएगी। अब कैपिटल गेन किसका जनरेट होगा? इसका। अब ए का कैपिटल गेन जनरेट होगा कि भाई तुमने खरीदे और हमने बेच दिए, मुबारक। खरीदे उसने खुद थे, बेचे किसने? स्टॉक मार्केट ने उसके शेयर बेच दिए, और उसका कैपिटल गेन जनरेट होगा। अब ऐसी चीजें एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं कि जनाब ये सिचुएशन है, बताएं क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ इसको एक्सप्लेन करें। तो आपने फिर एक्सप्लेन करना कि भाई डिफॉल्ट जिसने किया टैक्स, यहाँ पर बी ने डिफॉल्ट किया लेकिन कैपिटल गेन जनरेट नहीं हुआ, लेकिन ए ने यहाँ डिफॉल्ट किया तो इसका कैपिटल गेन जनरेट हो गया, क्योंकि इसके अकाउंट में शेयर आए भी और निकल भी गए। पहली सिचुएशन में बी के अकाउंट में ना शेयर आए और ना गए, डिस्पोजल हुई नहीं, लेकिन ए की डिस्पोजल हो गई, सेक्शन 75 में वो चला गया, उसके ऊपर ये चीज लगेगी। जी जनाब, कोई मसला? ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा। इसके अलावा हमारा क्या है चैलेंज? आ गया जी फेल्ड और अनअफर्म ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर आपने, बेचने वाले ने कंफर्म नहीं कर रहा, यानी बेच दिए हैं लेकिन वो जो बटन होता है ना दबाना, ट्रांसफर्ड, वो नहीं दबा रहा, सॉफ्टवेयर में वो छेड़खानी कर रहा है, तो वो कौन करेगा फिर? वो NCCPL कर देगी। दूसरा बंदा कह रहा है भाई इसने बेच दी है, ट्रांसफर नहीं कर रहा, कंफर्म नहीं कर रहा इसे, तो फिर NCCPL खुद कंफर्म कर देगी। वो सुबह आके देखेगा उसके अकाउंट से पैसे, जैसे टैक्स वाले करते हैं ना, टैक्स देना दे नहीं रहे, तो कमिश्नर एक लेटर भेजेगा अलाइड बैंक को कि जनाब इसके अकाउंट में 10 रुपये पड़ा हुआ है, 2 करोड़ मेरा है, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो जब सुबह जाएंगे तो वो क्या होगा, पैसे, वो कहेंगे जनाब मुबारक हो, 2 करोड़ रुपये टैक्स डिपार्टमेंट वाले ले गए हैं। तो अगर आप कंफर्म नहीं करेंगे तो उसको कौन कंफर्म करेगा? NCCPL वाले कंफर्म कर देंगे। अच्छा, यहाँ एक और है इसके अंदर, P है, वो भी जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। वो है प्लेज कॉल।
क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी से आपने लोन लिया, मिसाल के तौर पे ए ने बी से लोन लिया या ए ने बी को लोन दिया, तो ए ने बी से कहा कि भाईजान मैं रिस्क पे हूं, कोई चीज मुझे प्लेज करो। तो बी ने इसको कोलेट्रल के तौर पे क्या दे दिया, उसने अपने सिक्योरिटीज दे दी, उसको पैकेजेस के शेयर थे उसने दे दिए। इसने टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो ये अप्रोच करता है एनसीसीपीएल को कि भाईजान इससे मैंने ये मेरे प्लेज थे, तो आप प्लीज इसको मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दें। तो इसके इसके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो गए जो प्लेज थे। ठीक है, तो लॉ ये कहता है इसका कैपिटल गेन जनरेट होगा। वैल्यू कौन सी ली जाएगी, उस दिन की फेयर वैल्यू जो है वो ली जाएगी, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो ली जाएगी। समझ आ रही कि नहीं? उसका कैपिटल गेन जनरेट होगा और उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसके लिए वो ट्रीट की जाएगी और इसको टैक्स लग जाएगा। अच्छा, अब जरा एक सिचुएशन जरा देखिएगा, बड़ी अजीब है। इसने दिया, इसको 10,000 रुपया था, ठीक है, इसको शेयर मिल गए, ए को 10,000 रुपए के इसके अकाउंट में आ गए जिसने लोन लेना था, लेकिन उस दिन उन शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 12,000 रुपया। तो जब इसको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा तो वो इसकी मार्केट वैल्यू में से इसकी कॉस्ट को माइनस किया जाएगा। हो सकता है इसने शेयर जो है वो 5,000 के परचेज किए हों, तो ये 7,000 रुपया इसका कैपिटल गेन बन जाएगा जिसने। तो इससे ये पता चला कि अगर कोई साहब गिरवी रखवाएं अपने शेयर्स को और पेमेंट ना करें तो ट्रांसमिशन हो जाए। देखिए, ट्रांसफर है, आपने खुद ट्रांसफर किया, तो आपको याद होगा सेक्शन 75 में एक वर्ड यूज था, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन से क्या मुराद है, आप चाहते नहीं हैं लेकिन ट्रांसमिट कर दी गई कोई चीज, उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। तो आपको इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स की एक्विजिशन और इसकी डिस्पोजल, ये भी एग्जाम में आ चुका हुआ है, जरा इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। कुछ समझ तो नहीं आ रही है आपको? आ रही है समझ? चलो, अच्छा, बोनस शेयर की बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन जहां से ये चला था ना, आज वही पे फिर आके खड़ा हो गया। बोनस शेयर क्या करता है, ये आपकी प्राइस को डाइल्यूट करता है। बोनस शेयर्स क्या करते हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसकी प्राइस को, उसकी कॉस्ट को डाइल्यूट कर देते हैं। सवाल ये है कि क्या बोनस का मिलना टैक्सेबल इवेंट है? द आंसर इज नो। एक वक्त था कि बोनस के मिलने पे टैक्स था, तो कहते थे आपकी इनकम है, इट्स इक्वल टू डिविडेंड। तो पहली बात ये कि बोनस के शेयर का मिलना, इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। बोनस का बेचना, डिस्पोजल इसकी, ये कैपिटल गेन जनरेट करेगी, यस। तो क्या कॉस्ट तो हमारी इसकी जीरो थी, कॉस्ट क्या थी हमारी, जीरो। तो क्या हमने बोनस शेयर बेच दिया 10 रुपए का, कॉस्ट जीरो है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेरा 10 रुपए का गेन है? ठीक है, ये शक्ल कैसी होनी चाहिए, जो एक्सक्लेमेशन वाली होती है, सवालिया निशान जो होता है। अब ठीक है, क्या मुझे चीज फ्री मिली, मैंने 10 रुपए की बेच दी, तो क्या 10 रुपए कैपिटल गेन है या? द आंसर इज नो। अब चलते हैं अपनी एक इलस्ट्रेशन की तरफ। अच्छा, ये रूल जो है, जहां पर हमें लॉ ने प्राइवेट कंपनी के लिए गाइड नहीं किया ना,
तो ये याद रखें, वहां भी यही अप्लाई होना है। क्या कहा मैंने? अगर कैपिटल एसेट्स के लिए, प्राइवेट कंपनी के शेयर के लिए कोई गाइडेंस मौजूद नहीं है, तो वहां पर वही रूल जो 37A के हैं इक्वली अप्लाई हो जाएंगे। तो बोनस शेयर्स प्राइवेट कंपनी के हों या पब्लिक कंपनी के हों, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो ये उसके ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। जी ठीक है, चलें। हमारे पास हमने एक कंपनी के, ए कंपनी ए लिमिटेड के शेयर हमारे पास थे 10,000 और हमने परचेज किए थे 10 रुपए के। टोटल कॉस्ट कितनी थी मेरी? 1,00,000 रुपया। ये मैंने परचेज किए थे 2000X1 के अंदर। मैं हूं 2000X4 के अंदर। कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने 10% बोनस इशू कर दिया। तो मुझे 10,000 इंटू 10%, मेरे पास 1,000 बोनस शेयर आ गए। सीए के स्टूडेंट की यही क्वालिटी होती है, जितनी मर्जी नींद आए सुनी जाते हैं हर चीज। और मैं भी जितना मर्जी थका हूं, मैं भी पढ़ाई जाऊंगा। यही यही तो है सीए को जो चीज आगे लेकर चलती है। यही तो हमारी मोटिवेशन है कि हम कोई आम मशीनें नहीं है। ऐसे ही है ना। चले जी, अब देखते हैं क्या हुआ। देखिएगा, 10,000 शेयर थे हमारे पास, नए शेयर कितने आ गए? 1,000। इनकी कॉस्ट कितनी थी? 1,00,000 रुपया। इनकी कॉस्ट कितनी है? नील। टोटल शेयर कितने आ गए हमारे पास? 11,000। और इन टोटल की कॉस्ट कितनी है? 1,00,000 रुपया। तो अब हम प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, 9.99 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 11। तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 9.09 पर शेयर। अब हम बोनस बेचें या एग्जिस्टिंग शेयर बेचेंगे तो इनका गेन इस पे कैलकुलेट हो। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे राइट इशू। राइट इश्यूज क्या होते हैं और बोनस और राइट इशू में क्या फर्क होता है? ये दोनों, नहीं ये फर्क नहीं है, ये सिमिलैरिटी है। अगर ये पूछा जाए बोनस और राइट में सिमिलर पॉइंट क्या है, हाँ जी, तो आप कहेंगे ये दोनों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, ये सिमिलैरिटी है। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे ये फ्री होते हैं और ये, इसकी कोई कॉस्ट होती है, ये फर्क होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन राइट शेयर से पहले एक लेटर ऑफ राइट्स भी मिलता है और ये भी मार्केट में बिकता है, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है। तो लॉ ये कहता है कि अगर आप लेटर ऑफ राइट को बेच देंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? नील। तो जितने का भी आप बेचेंगे वो आपका कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37A ही गिना जाएगा। और अगर प्राइवेट कंपनी के बेच देंगे तो वो प्राइवेट का वो 37 में चला जाएगा। यानी राइट का बेचना, इसका मतलब क्या हुआ कि लेटर ऑफ राइट इज अ कैपिटल एसेट। इससे यही बात समझ आई है ना कि हम कहेंगे क्या लेटर ऑफ राइट जो है क्या ये कैपिटल एसेट है, तो हम कहेंगे यस, क्योंकि लॉ ने कहा है। और अगर आपने शेयर अक्वायर कर लिए तो फिर तो नॉर्मल में चले गए। अगर आपने शेयर अक्वायर कर लिए तो फिर किस में चले गए? और अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो इसके ऊपर एक क्रेडिट भी मिलता है, वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो फिर इसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। ये बात समझ आ गई?
नहीं जी, अब ज़रा मुझे 5 मिनट की ब्रेक दें, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब आ गया जी मर्जर और डी मर्जर। ठीक है जी, आपके पास कंपनी एक्स के शेयर थे। ठीक है, कंपनी एक्स जो थी वो वाई में मर्ज हो गई। उन्होंने आपसे कंपनी एक्स के शेयर लेके आपको कंपनी वाई के शेयर दे दिए, तो डिस्पोजल तो हो गई, शेयर तो आपने वापस कर दिए। तो क्या कैपिटल गेन जनरेट होगा? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट टैक्सेबल इवेंट। प्राइस चेंज हो जाएगी, बस ये है कि प्राइस आपकी, मिसाल के तौर पे आपके पास शेयर्स थे 100, उसकी प्राइस थी 10, टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1000 रुपया। उन्होंने आपको वाई कंपनी के 50 शेयर दे दिए, कॉस्ट कितनी हुई? सेम रहेगी। यानी अब आप क्या करेंगे कि आपकी कॉस्ट कितनी है? 1000 रुपया डिवाइडेड बाय नए शेयर, तो कितनी हो गई? 20। अब आपका शेयर 20 का है, यानी अब जब बेचेंगे आप वाई कंपनी के शेयर तो कॉस्ट कितनी गिनी जाएगी? 50। और ये उलट भी हो सकता है कि आपके 100 शेयर थे, अब आपको जो है वो 200 शेयर्स मिल गए। अब पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी? 1000 डिवाइडेड बाय 200, तो ये 5 रुपये हो जाएगी। अंडरस्टैंड? और सेम इज द केस विद द डी मर्जर, कि मर्जर जो है वो ख़त्म हो गया, उस केस में भी ऐसे ही होगा, दोनों में कैपिटल गेन जनरेट नहीं होगा। कैपिटल रिडक्शन स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स, या उनकी कन्वर्जन हो जाए, शेयर्स को उन्होंने स्प्लिट कर दिया या रिड्यूस कर दिया। अगर तो रिडक्शन हो गई, उन्होंने आपसे कहा कि भाईजान इतने शेयर्स हैं ये वापस कर दें, तो फिर तो कैपिटल गेन जनरेट होगा। लेकिन अगर उन्होंने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, उन्होंने कहा जी मार्केटेबिलिटी के लिए ना छोटे कर दिए शेयर, यानी आपका शेयर पहले था 100 का, उन्होंने कहा यार एक शेयर लेके 10 हमसे ले लें, 10-10 रुपए वाले, फिर तो कैपिटल गेन नहीं जनरेट हुआ। लेकिन अगर कंपनी ने वही बायबैक वाली गल जो है, जो बायबैक की है और उसको कैंसिल कर दिया, तो फिर कैपिटल गेन जनरेट होगा, उसी तरह जो पहले हम पढ़ चुके हुए हैं। डिविडेंड इन स्पीशी जो है, इसका क्या होगा? डिविडेंड इन स्पीशी जो है और बोनस में क्या फ़र्क है? देखिए अब कितनी चीज़ें आ गई। नंबर 1, आपने शेयर अक्वायर किए कंपनी से, इसको आईपीओस कहते हैं। आपने शेयर मार्केट से परचेज किए, इसको आईपीओस नहीं कहते, ये नॉर्मल रूटीन है। और उसके बाद आपको कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने आपको आईपीओस दिए और आप ही की कंपनी ने आपको बोनस दिए, इसको क्या बोलते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेमेंट नहीं की। इसी तरह कंपनी ने आपको क्या किया? राइट इशू किए, उसके उन्होंने आपसे चार्ज किए। इसी तरह कंपनी आपको डिविडेंड इन स्पीशी भी देती है, या स्टॉक डिविडेंड। इससे क्या मुराद है कि कंपनी अपने बजाय किसी और के शेयर्स आपको दे रही है। अब देखिएगा सिचुएशन क्या क्रिएट हुई। पैकेजेस लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट की है हसीब वकास के अंदर, और इनके पास 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹15। और पैकेजेस लिमिटेड ने अपने ये शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ट्रांसफर कर दिए, तो इसको बोलेंगे डिविडेंड इन स्पीशी। जबकि उस दिन उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी ₹30 पर शेयर। तो दो इवेंट हुए। नंबर 1, पैकेजेस को क्या फर्क पड़ेगा?
इनकम टैक्स इसको क्या कहता है और इसको क्या कहता है। पहली बात तो ये है कि पैकेजेस लिमिटेड उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक इस अमाउंट के ऊपर टैक्स काटेगी, विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। जैसे डिविडेंड है, यानी वो कहेगी आज इस शेयर की प्राइस कितनी है 30, तो वो टैक्स इससे कहेगी कलेक्ट करेगी, डिडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि शेयर के ऊपर तो नहीं काटी जा सकती ना चीज़। तो उन्हें कहेंगे शेयर होल्डर को कि जनाब 1 लाख शेयर्स हैं, समझे कि एक ही शेयर होल्डर है सारे का सारा, इंटू 30, तो वो उनको कहेंगी कि जनाब ये आ गया हमारे पास 3 मिलियन इंटू 15%। तो वो उन्हें कहेंगे कि जनाब आप एक काम करें कि आप टैक्स जमा करवा के आएँ। इसका रेफरेंस ले लीजिएगा, मेरा सेक्शन 236 है, ये सी है या क्या है, इसका रेफरेंस है। डिविडेंड इन स्पीशी का अलग से सेक्शन आएगा। तो आप 4,50,000 जमा करवाएं और कंपनी इनको ये शेयर दे देगी, इसको कहते हैं डिविडेंड इन स्पीशी। कंपनी ने शेयर खरीदा था 15 का, लॉ कहता है कंपनी का कैपिटल गेन जनरेट होगा कितना, 1 लाख शेयर थे मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस 15, तो ये कंपनी का कैपिटल गेन होगा और उसके अकॉर्डिंगली उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जिस शेयर होल्डर के लिए क्या है, शेयर होल्डर के लिए ये चीज उसकी कॉस्ट बन जाएगी। अच्छा, अब जरा हम समराइज करें कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस फेयर मार्केट वैल्यू कब डीम्ड कॉस्ट समझी जाएगी। नंबर 1, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, और दूसरी सिचुएशन क्या थी, एसोसिएट के केस में, और आज भी हमने कुछ सिचुएशन डिस्कस की है ना। एक तो ये हो गया ना डिविडेंड इन स्पीशी, हाँ जी, और अंडर नॉन रिकग्निशन रूल्स में भी ये बन जाएगी। और कोई सिचुएशन हमने देखी है इसमें जिसमें एफ फेयर मार्केट वैल्यू डीम्ड कॉस्ट बनेगी हमारी, बोनस में नहीं होगी। बहरहाल तो हमने ज़रा देखा कि इन सिचुएशन के अंदर जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी डे ऑफ ट्रांसफ़र की, हमारे लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। अच्छा जी, ऑफर फॉर सेल जो है, अगर आप ऑफर फॉर सेल करते हैं, ठीक है, ये मेरे जहन से निकल गया है कि ये क्या है, ये मैं इसकी आपको ज़रा लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा। अ पर्सन डिस्पोजेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय हिम, तो ये टैक्सेबल इवेंट होगा, ये मैं आपको बता दूंगा, मेरे जहन से निकल गया कि ये ऑफर फॉर सेल की वो क्या है, लॉजिक क्या है इसकी, ये क्या चीज़ होती है। डिस्पोजल अंडर कोर्ट ऑर्डर, वो भी मैंने अभी आपको जो डेथ वाली बात बताई थी वो सेम यहाँ पर वही अप्लाई होगी कि अगर कोर्ट के ऑर्डर के अंदर वारसों को दिया गया तो ये कैपिटल गेन नहीं होगा, ये नॉन रिकग्निशन रूल्स में चली जाएंगी। लेकिन अगर किसी का कर्जा उतारना है तो फिर ये कैपिटल गेन जनरेट होगा। फ्री ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस, ये क्या चीज़ है, देखिए एनसीसीपीएल ने क्या करना है, जब उसके पास कैश की ट्रांजैक्शन होगी, वैसे एक साहब है सेलर और है बायर, तो एनसीसीपीएल क्या करेगा, इन दोनों की इसका जो सेलर का है इसका कैपिटल गेन जनरेट करेगा और उसका टैक्स काट लेगा। लेकिन अब सिचुएशन ये है हमारे पास कि ये हमारा मुल्क है, सेलर भी बाहर है, बायर भी पाकिस्तान से बाहर है, शेयर्स यहाँ पड़े हुए हैं हमारी मार्केट में,
सेलर जो है बायर को पाकिस्तान से बाहर ही बेचता है और बाहर ही इससे पेमेंट ले लेता है, और ये शेयर जो है वो इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अब ये सिर्फ रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान इसको रिकॉर्ड कर लेगी भी ये लेन देन हुआ है और उसका कैपिटल गेन जनरेट हुआ है, राइट, और उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जाहिर बात है जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो टैक्स भी वो कलेक्ट करने के काबिल नहीं होंगे, और उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी डे एंड की, उसकी सेल प्राइस समझी जाएगी। ठीक है जी, बस यानी ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दी गई कि अगर सेल परचेज बाहर ही हो जाए, एक बंदा हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो सीडीसी तो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे ना। एक बंदा किसी को कहता है भाई मैंने शेयर भेज दिए ट्रांसफर कर दो, तो सेलर भी पाकिस्तान से बाहर है, बायर भी पाकिस्तान से बाहर है, तो सेल यानी कैपिटल गेन जनरेट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि कैपिटल गेन जनरेट, यानी कोई नई चीज नहीं है ये। अच्छा, अब आ गई एक चीज, ये अमेंडमेंट आई है इस साल, ये जो मैं अभी आपको बताने को, सेक्शन 37A के अंदर ये एक नई अमेंडमेंट आई है। आपने शेयर खरीदे थे प्राइवेट कंपनी के, ये जरा बात ध्यान से आपने करनी है, प्राइवेट कंपनी के, और ये कैपिटल एसेट था अंडर सेक्शन 37 2000X1 के अंदर। आपने 2000X5 के अंदर जब इसकी सेल की, उस वक्त ये कंपनी लिस्टेड हो चुकी हुई थी। तो ये हाइब्रिड सिचुएशन क्रिएट हो गई। जब खरीदे थे उस वक्त ये 37 में थी, और आज जो है ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में चली गई है ये। ठीक है, तो लॉ ने क्लियर कर दिया कि ये जो गेन आपका जनरेट होगा ये अंडर सेक्शन 37A ही होगा। ऐसे ही जैसे आपने सिक्योरिटीज ही खरीदी थी, सिक्योरिटीज ही बेचनी है आप। अगर उलट करें, जब आपने शेयर खरीदे उस वक्त ये कंपनी लिस्टेड थी, जब आप बेच रहे हैं उस वक्त इसको डीलिस्ट कर दिया गया या ये डीलिस्ट हो गई, तो आपका गेन जो है वो 37 का गिना जाएगा, 37A का नहीं गिना। इसका मतलब क्या हुआ नटशल में, कि जिस टाइम पे बेचेंगे उस टाइम पे कंपनी की सिचुएशन क्या थी, आपका गेन उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाएगा। हमें क्लियर कि उस वक्त जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है ये गेन कैलकुलेट किया जाएगा। ये मेजर मैंने आपको जो रूल्स थे, मेरा ख्याल है वो मैंने सारे आपको करवा दिए। ठीक है, चलेंगे, ये भी हो गया हमारे पास। आज मैं इसको टिक करता जाऊं। 13P हो गया। अब दो इश्यूज बच गए हैं, आधा घंटा हमारे पास है, दो इश्यूज बच गए हैं, उसको करें और फिर कल की क्लास नहीं करेंगे, फिर कैपिटल गेन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं जी, अब दो इश्यूज हमारे पास आए, पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स का। ये कैसे पता चलेगा कि ये इनकम हमारी पाकिस्तान सोर्स है या फॉरेन सोर्स इनकम है? मैंने अभी तक आपको जितनी चीज़ें करवाई हैं वो करवा दी, जो आज तक आ चुकी हैं, जो नहीं आई वो भी मैंने तकरीबन करवा दी। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मैंने आपको करवा दिया, डिविडेंड इन स्पीशी आपको करवा दिया, बोनस मैंने आपको करवा दिया, सिक्योरिटीज करवा दी, स्टॉक डिविडेंड करवा दिया, फाइफो वाला मेथड मैंने आपको करवा दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने करवा दिया, प्राइवेट कंपनी के शेयर, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा जो है वो आपकी चीज़ें कैपिटल गेन से कवर हो गई।
बाकी रूल्स पढ़ लीजिएगा, 13 टू ऑनवर्ड जो है, 13 A B C D E जो है, ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा, मैंने समरी दी है। अगर ना भी टाइम मिले तो कम से कम समरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यानी जो हेल्प मेरे से हो सकती है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद अपनी थोड़ी सी हेल्प करनी है। 3 हेड्स हमारे कंप्लीट हो गए, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स का। सेक्शन 101 हमें क्या बताता है? सेक्शन 101 ये कहता है, मैंने आप दोबारा हम अपने उसी पॉइंट पे आते हैं कि आपको शेयर से किस तरह की इनकम जनरेट होती है। या तो इससे आपको डिविडेंड मिलता है, या आपको इससे कैपिटल गेन जनरेट होता है। ये सवाल कि क्या ये कैपिटल गेन और डिविडेंड ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है, ये कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा कि जिस कंपनी के ये शेयर्स हैं वो कंपनी क्या रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर कंपनी रेजिडेंट है तो आपका जो गेन आ रहा है वो कैपिटल गेन या डिविडेंड, वो क्या होगा? पाकिस्तान सोर्स इनकम। अगर वो कंपनी नॉन रेजिडेंट है तो वो आपका कैपिटल गेन या डिविडेंड क्या होगा? फॉरेन सोर्स इनकम होगा। प्रॉपर्टी की भी ऐसे ही है। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी पाकिस्तान में सिचुएटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम, उसको बेचें या उसको उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी का? कि वो सिचुएटेड कहाँ है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी तो दो ही इनकम है ना, या तो कैपिटल गेन गेन जनरेट होगा, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही होगी, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही होगी उससे। तो जो भी इनकम आ रही है वो डिपेंड करती है कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है। सेक्शन 101 का सोर्स रिसीट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात याद रखें। एग्जामिनर आपको जितना मर्जी घुमाए कि पैसा पाकिस्तान में मिला, पैसा पाकिस्तान से बाहर मिला, रिसीट को कंसीडर नहीं करना आपने एग्जाम के अंदर। रिसीट विल नॉट डिसाइड वेदर इट इज अ पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। रिसीट नहीं डिसाइड करेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने कंक्लूड कर दिया सेक्शन को एक हिस्से में। आए दोबारा, सबसेक्शन 13 of 101, any gain arising on the disposal of share in a resident company shall be Pakistan source income। एक्सेप्शन देखिएगा, ये एग्जाम में आ चुकी है। कहता जी एनी गेन फ्रॉम एलियनेशन ऑफ एनी शेयर इन अ कंपनी, सेल करना, टेक्निकल टर्म है एलियनेशन। The assets of which consist wholly or principally, directly or indirectly, of rights to explore natural resources in Pakistan। वो कंपनी पाकिस्तान में क्यों है? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रही है, माइनिंग कर रही है, कोई जेम्स निकाल रही है इसमें से। समझ आ रही है? अगर वो कंपनी नॉन रेजिडेंट है लेकिन पाकिस्तान में ये काम कर रही है, उससे जो आपको, उसके शेयर से जो आपको इनकम जनरेट होगी वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। एम आई राइट? हालांकि वो नॉन रेजिडेंट है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए क्या नॉन रेजिडेंट कंपनी के शेयर से पाकिस्तान सोर्स इनकम जनरेट हो सकती है, तो आप कहेंगे यस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द एसेट ऑफ दैट कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टू एक्सप्लोर द नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, फिर हो सकती है। नहीं, रिसीट का इसके साथ कोई ताल्लुक, मैंने वो बड़ी मोटी बात, इनका सवाल ये था कि इसका रिसीट के साथ ताल्लुक है। द आंसर इज नो, द आंसर इज, सवाल देखिएगा, इनका सवाल ये है कि जो नॉन रेजिडेंट कंपनी होगी उनके जो एम्प्लॉयज होंगे
उनके ऊपर क्या करेंगे? क्या वो पाकिस्तान सोर्स सैलरी होगी या फॉरेन सोर्स? वो इंडिपेंडेंट चीज़ है। अगर वो एम्प्लॉय सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है तो पाकिस्तान सोर्स, अगर वो फॉरेन में प्रोवाइड कर रहा है तो फॉरेन सोर्स। उसका रिसीट के साथ कोई ताल्लुक। अगर उस नॉन रेजिडेंट कंपनी के वो एम्प्लॉय जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पैसे बेशक उनको दुबई में मिले, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। और अगर वो बाहर काम कर रहे हैं, पैसे बेशक पाकिस्तान में मिले, तो वो फॉरेन सोर्स है। जी ठीक है, राइट। हम्म। वो जो एसिड यहाँ पर काम कर रहे हैं उसके लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? उसके एसिड पाकिस्तान में है, मशीनरी पाकिस्तान में पड़ी हुई है, जेम्स यहाँ से निकाल रहा है, कोयला यहाँ से निकाल रहा है, गैस यहाँ से निकाल रहा है। वो क्या ख्याल है, बम मार के तो नहीं निकाल रहा ना, फ्लाइट से ऊपर दब बम मारा और निकाल के वो नीचे से चीजें ले गए? कोई आता ही होगा ना। ठीक है जी। कहता जी रिक्वायरमेंट देखिएगा, स्टेट वेदर और नॉट द अफोरसेड व्यू ऑफ एच लिमिटेड इज करेक्ट। डिसीजन मेकिंग आ गया। ऐसे ही सवाल आएंगे ओपन बुक के अंदर। ओपन बुक में कोई सेक्शन तो नहीं बता रहा ना। एक्सप्लेन वेदर और नॉट योर कंक्लूजन वुड डिफर इफ एस लिमिटेड वाज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल। अगर ये टेक्सटाइल में होती तो फिर आपका डिसीजन डिफरेंट होता या नहीं। देखते हैं क्या है। एस लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूके। यानी एच लिमिटेड जो है वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। एच लिमिटेड डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान। उनकी पाकिस्तान में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है। एस लिमिटेड हैज बीन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान सिंस 2001 एज अ ब्रांच। वो ब्रांच के तौर पे काम कर रही है। ठीक है। अब ये जो है ये ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? ये ज़मीर इसकी तरफ तो नहीं लौट रही। चले। द ब्रांच अंडर एन एग्रीमेंट विद द बलोचिस्तान गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन द राइट फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज विच इज इट्स प्रिंसिपल एक्टिविटी। In August 2007-8, H Limited disposed of its entire shareholding in S Limited to an enterprise Brazil. H भी पाकिस्तान से बाहर है और एक कंपनी है ब्राज़ील की, एस लिमिटेड यहाँ है। अभी देखा ना, अभी केस पढ़ा हमने रूल्स के अंदर। रूल्स के अंदर केस पढ़ा ना अभी कि उसने इसके शेयर्स को पाकिस्तान से बाहर ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। चलें। And made a gain of this dollar on the transaction. H Limited management has an opinion that this transaction is not taxable in Pakistan as the deal took place outside Pakistan. देखा, अब अभी रूल पढ़ा ना। तो लॉ क्या कहता है कि बेशक ट्रांजैक्शन पेमेंट फ्री हो तो कैपिटल गेन पाकिस्तान में जनरेट, and the sale proceed was also received outside Pakistan. So what? कहता जी क्या आप बताएं इसका पॉइंट ऑफ ठीक है? आप उसे कहेंगे नो, राइट। द रिसीट इज नॉट द क्राइटेरिया। रिसीट इज नॉट द क्राइटेरिया रादर देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101। अगर रेफरेंस याद है तो लिख दें। बजाय एग्जाम के अंदर आप जो है वो उसको ऑर्डिनेंस को खोलना शुरू कर दें, इतनी बात लिखी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यानी एग्जाम, अगर तो एग्जामिनर ने रेफरेंस नहीं मांगा तो आपको याद है ना ये पक्की बात, तो इतनी बात लिख के काम चलाएं आप, अपना टाइम सेव करें एग्जाम के अंदर। बजाय कि आप कहें कि नहीं यार मैं परफेक्शन की तरफ जाना चाहता हूँ, ऑर्डिनेंस खोलें, उसका रेफरेंस दे के लिखें जनाब यहाँ पर जो है वो सेक्शन 101
जो भी उसका 13 है वो आप लिखते हैं यहाँ पे, तो सो व्हाट, क्या रेफरेंस के वो नए नंबर देगा? वो कहेगा ये कोई बड़ी बात की है, ऑर्डिनेंस तुम्हारे सामने पड़ा हुआ था, मैं कौन सा कोई मेमोरी टेस्ट ले रहा हूँ। इतनी बात लिख के असल बात है कि मैंने आंसर क्या करना है, तो आप उसमें ये बताएंगे कि ऑल्दो दिस कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, हाउएवर it is its principal activity is to explore the natural resources in Pakistan, and so this is a Pakistan source income of the H Limited and subject to tax। कहता अगर ये कंपनी यही सेम होती लेकिन ये टेक्सटाइल का काम करती तब, आप कहते यस। फिर आप रेफरेंस देते ऊपर वाले सेक्शन का कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, right, the gain generated from the non-resident company, right, is a foreign source income, as H Limited is a non-resident of Pakistan and gain generated is foreign source income, so this is not taxable in Pakistan। ये पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको नंबर ठीक मिल जाएगा, राइट। लें जी, ये एक पॉइंट, ये एक रेफरेंस है सेक्शन 109 का, ये मैं बार बार आगे भी कोट करूंगा। रीकैरेक्टराइजेशन ऑफ इनकम एंड डिडक्शंस, करेक्टर को चेंज करना। कमिश्नर को एक बहुत बड़ी पावर दे दी गई, अगर तुम्हें लगे कोई टैक्स चोरी कर रहा है, टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है, वो कहता है मैं टैक्स मैनेजमेंट कर रहा हूं लेकिन असल में टैक्स फ्रॉड की कोशिश कर रहा है, तो तुम चाहो तो उसकी इनकम को रिकैरेक्टराइज कर सकते हो, क्लब कर सकते हो आपस में। समझ आ रही है? मिसाल के तौर के ऊपर कि एक साहब हैं मिस्टर एफ, उनका बिजनेस है और उनके बिजनेस की इनकम है 12 लाख रुपया। इनका एक बेटा है मिस्टर बी और उसकी एज है 3 इयर्स। ये इसको एम्प्लॉय शो कर देता है और 50,000 रुपया सैलरी यानी 6 लाख रुपया क्या करता है, उसकी सैलरी डिक्लेयर कर देता है। तो बाकी इनकम क्या बची, 600,000। भी एक बंदा अपने बेटे को सैलरी दे सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ही इज वर्किंग फॉर द बिजनेस, सेक्शन 21 मना तो नहीं करता, लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन बनती है? भाई उसने कारोबार बेचारे की, उसने कारोबार की क्या हेल्प करनी है? समझे? अभी तो खुद बेचारा बबल खाता होगा है, उसने बेचारे ने कहाँ जाना है। तो इसलिए ऐसी सूरत में कमिश्नर ये कर सकता है, द कमिश्नर में recharacterize a transaction that was entered into a part of the tax avoidance scheme, disregard the transaction that does not have substantial economic effect। ठीक है, अब उसकी उसी की मिसाल ले लें कि उसने अपने बेटे को गिफ्ट कर दिए, ठीक है, फादर ने गिफ्ट कर दिए, उसने आगे सेल कर दिए, तो असल में फादर ने ही बेचने थे, उसने इसको दरमियान में लाके क्या करना चाह रहा है, नॉन रिकग्निशन रूल से फायदा उठाना चाह रहा है, काम खाई। Recharacterize a transaction where the form of the transaction does not reflect the substance। पता चल रहा है कि ये ऐसा नहीं हुआ। Disregard any entity or corporate structure that does not have an economic or commercial substance or was created as a part of the tax avoidance scheme। एक बंदा है, उसने कारोबार करता है, वो कारोबार उसका एक ही है कि क्लॉथ
वो ट्रेडिंग कर रहा है उसमें। वो कहता है मेरी 3 एओपी हैं, एक एओपी ए है, एक एओपी बी है, एक एओपी सी है। 3 बेटे उसने इसमें डाले हुए हैं, 3 बेटे इसमें डाले हुए हैं, 3 बेटे इसमें डाले हुए हैं। उसको कोई काम ही नहीं है, 9 बेटे हैं और 3 फर्म बना दी उसने। तो कमिश्नर उसको कह सकता है भाई ये तुम क्या कर रहे हो? असल में तो तुम 4 लाख रुपया यहाँ से टैक्स की सेविंग चाहते हो, 4 लाख रुपया यहाँ से टैक्स की सेविंग चाहते हो, 4 लाख रुपया यहाँ से टैक्स की सेविंग चाहते हो। तो इसको डिसरिगार्ड किया जा सकता है, राइट। कानून के अंदर रहते हुए आप करें। ये टैक्स मैनेजमेंट, ये कमिश्नर के पास राइट्स हैं, यू हैव टू प्रूव। एक ही कारोबार कर रहे हैं, एक ही छत है, उसके नीचे आप कह रहे हैं जी हम बेच रहे हैं, तो पूछेगा ना भी आपसे क्या कर रहे हैं। वो कहेगा जी ये जो है ना ये शलवारें बेचता है, ये कमीज बेचता है, ये दुपट्टे। या तो इनके आपस में सर खुले हुए ना लड़ लड़ के, और बिल्डिंगें अलग हो गई हो, दीवारें पड़ गई हो, तो फिर 3 भाई अलग हो, 3 भाई, या ये हो ही तीनों सौतेले। ये इसकी एक बीवी से है, वाइफ 1 से है, ये वाइफ 2 से है, ये वाइफ 3 से है, फिर भी समझ आती है। तो कोई उसकी समझ नहीं आ रही कि जनाब 3 सगे भाई हैं और एक ही काम कर रहे हैं, सारे मिलके कर, एक घर में रहते हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर जाके ये बात। हाँ, ये हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी है अब ट्रांसफर कर दें, एक प्लाजा है, 3 बच्चों के नाम 9 बच्चों के नाम ट्रांसफर करें प्रॉपर, उसका रेंट आए, वहां को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट चल सकता है। लेकिन ये यहाँ सोचना चाहिए को ओनरशिप के अंदर कि भाई वो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी आपके, बच्चे इज्जत कोई नहीं करेंगे जब आप उनके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा हमने देखा हुआ है। ले जी, अब टैक्स अवॉइडेंस को पढ़ लीजिएगा। टैक्स अवॉइडेंस, इसमें एक न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको, ये एग्जांपल खालिद साहब ने कोट की है, देख लीजिएगा। ये देखिएगा एक क्वेश्चन था, अब फाइनल में टेस्ट हुआ होगा। कहता जी प्लीज कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजी इन टैक्स ईयर 2000X8। प्लीज क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कमिश्नर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 109। तो ये सेक्शन आपको याद करना चाहिए, ये बात, ये ऑफ द हैंड आपको 109 याद होना चाहिए। मैंने कहा कि आप अगर एग्जाम में बैठे हुए हैं तो ये मत सोचें कि मैं दिमाग में ऑर्डिनेंस के अंदर ही सब कुछ पड़ा हुआ है, कि ऑर्डिनेंस के अंदर ही सब कुछ पड़ा हुआ। एक साहब थे तो मुझे एक दिन बता रहे थे कि सर जो भी मैंने ओपन बुक एग्जाम दिया है ना मेरा वो पास हो गया। इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि वो किताब से बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो भी ओपन बुक एग्जाम नहीं थे वो फेल हो गए। भाई 4 ओपन बुक दिए होंगे, 5 दिए होंगे जिंदगी में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, तो क्या ये जजमेंट बनती है कि ओपन बुक थे तो मेरे वो पास हो गए, तो जो ओपन बुक नहीं थे वो फेल? भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसका मतलब है कि आपने कोई 10-12 एग्जाम क्लोज बुक भी दिए होंगे। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि ओपन बुक एग्जाम है तो इंशाल्लाह ये पास ही होगा। भी किताब ने पेपर नहीं करना ना, ये तो नहीं है ना कि आपने वो पेपर उसके अंदर डाल देना किताब के अंदर और उसने सॉल्व होकर बाहर आ जाना है। ऐसा नहीं होना। तो इसलिए अपने दिमाग को हाजिर नाजर जो है वो आपने ऐसे ही रखना है। अंडरस्टैंड? CG PLC ऑफ यूके की कंपनी है, हैड मेड अ मेजर इन्वेस्टमेंट 95% कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट है इन शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड, पाकिस्तानी कोट अनकोटेड पब्लिक कंपनी ने जी। इससे क्या मुराद है? कि इस सेक्शन 37 की बात हो रही है, और सेक्शन 37 में अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा होगा तो 25% एग्जेम्प्ट होगा। मेरा ख्याल है मैं इतनी दफ़ा मैंने ये बातें रिपीट की हैं, अब तो आपको याद होनी चाहिए।
द इन्वेस्टमेंट वॉज मेड 40 years ago, 40 साल पहले। तो भाई सो वट, 40 साल के बाद भी डिस्पोज ऑफ करेंगे तो 25% ही एग्जेम्पशन मिलेगी। एंड द कंपनी इन्वेस्टेड यूके 1.2 पाउंड उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। CG was allotted 100 share at the rate of 10 each, 100 each. The currency parity prevalent at the time was this. देखें जरा, फोकस करें। 8 पाउंड का जो था वो, यानी 8 रुपए का 1 पाउंड था। काश आपने उस वक्त ये परचेज किए होते अगर आप जिंदा होते तो आज अमीर होते हैं। 200 रुपये का पाउंड है ये, अंदाज़ा करें। अच्छा अब सवाल एक नया पैदा हो गया कि भाई मैं कॉस्ट किसको लूँ, 100 रुपये को लूँ या इसको लूँ। दो डिफरेंट सेक्शन आ गए ना कि मुझे 100 लेने चाहिए या मैं इसको इसके ऊपर कन्वर्ट करूँ। ठीक है, किसको लेंगे आप बताएं। सेक्शन 71 ही कहता है कि आप इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि करेंसी आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट की है। वो शेयर 100 रुपये का है। देखे ना, अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, आपने शेयर पे किए, उसकी पेमेंट की है ₹20 पर शेयर, तो किसको लेंगे। क्या फेस वैल्यू हमारे लिए रेलेवेंट है? नो, हमारे लिए फेस वैल्यू कभी भी रेलेवेंट नहीं होगी, ये बात याद रखें। कहीं पर पढ़ाया मैंने फेस वैल्यू रेलेवेंट है? तो एग्जामिनर जो मर्जी करे फेस वैल्यू दे, आपने फेस वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। तो हमारे लिए ये होगी। चलें देखते हैं, तो कितने पाउंड आ गए, कॉस्ट क्या आई 1250000 इंटू ₹8। तो आंसर क्या आ गया, 10 मिलियन। 10 मिलियन। तो अगर वैसे करें हम उसके हिसाब से तो फिर भी 10 मिलियन ही आता है, लेकिन इसको नहीं लेना, ये वाले 10 मिलियन को लेना है जिसमें जो साफ साफ लिखा हुआ है। समझ आ रही। बेशक दोनों का आंसर सेम है, लेकिन हमें लॉजिक का तो पता होना चाहिए ना कि मैंने किसको कंसिडर करना है। चलें जी, ये तो आ गई कॉस्ट। कहता जी इन मार्च X8 CG decided to dispose of the share and started negotiation with local and foreign investors. कंपनी कौन सी है, रेजिडेंट। CJ क्या है, CG नॉन रेजिडेंट है। अगर ये कंपनी नॉन रेजिडेंट होती तो फिर हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट होती है। अब ये नॉन रेजिडेंट है, लेकिन जिस कंपनी में इसकी इन्वेस्टमेंट है वो रेजिडेंट है, तो इसकी जो इनकम जनरेट होगी वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, और नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम टोटली टैक्सेबल होगी अगर टैक्स ट्रीटी नहीं है तो। दोबारा कुछ चीज़ें मैंने रिवाइज भी करवा दी आपको। And finally struck a deal with the Pakistan-based company, it was decided that CG would be entitled to the interim dividend of 50 million. और डिविडेंड फाइनल टैक्स रजीम में है at the rate of 15% for the year of ABC Limited out of its current and accumulated profit. और डिविडेंड की ये डेफिनेशन है कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से ही होना चाहिए। अगर उससे ऊपर होगा तो उसको डिविडेंड नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसको रिडक्शन इन कैपिटल गिना जाएगा। ये डिविडेंड की बेसिक क्वालिफिकेशन है कि अगर एक कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो 100 मिलियन है, तो मैक्सिमम डिविडेंड जो शेयर होल्डर के लिए गिना जाएगा वो 100 मिलियन गिना जाएगा। अगर कंपनी 110 मिलियन देगी तो इसमें से 100 मिलियन उसका जो है वो क्या होगा, डिविडेंड गिना जाएगा। बाकी 10 जो है वो उसकी क्या गिनी जाएगी, किसी और इनकम में चला जाएगा। वो कैपिटल हो सकता है, कैपिटल गेन में चला जाए, उसकी रिडक्शन हो जाए। समझ आ रही है ना, ये उसकी चीज।
द बायर विल पे 475 पर शेयर रिजल्टिंग इन अ रिसीट ऑफ दिस एंड अ लॉस ऑफ टू सीजी बेस्ड ऑन करेंसी पैरिटी। उसको लॉस हो गया, उसने कहा जी इतने पर शेयर उसको देगा ये गेन भी उसने कैलकुलेट कर लिया। वो कहता है जी आप कैलकुलेट, हमने इसको नहीं देखना कि ये गेन इसने खुद जो लॉस कैलकुलेट किया ये क्या है, हम अपने मुताबिक करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन ए के अंदर कैपिटल गेन या लॉस। उसका फार्मूला क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। तो इसकी सेल प्राइस कितनी है, उसने कितने पाउंड पे किए हैं, 350, ये पाउंड पे किए हैं ना, ठीक है। लेकिन इसकी पैरिटी क्या है, उसने ये नहीं बताया कि ये कितने का है, यानी आज पाउंड का रेट क्या है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली उसने बता दिया हमें कि उसका रेट वो ये है, खुद ही उसने कन्वर्ट करके बता दिए हमें, एग्जामिनर ने खुद ही उसको कन्वर्ट करके बता दिया, ठीक है। पैरिटी अगर निकालना चाहे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद बता दिया हुआ है। तो शेयर देखिए कितने हैं, 1 लाख है ना, मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है 350 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये हो गया पाउंड 3.5 पर शेयर, ऐसे ही है। तो रुपीज़ में कितने बने, 475 डिवाइड बाई 3.5, तो रेट निकल आया हमारे पास तो 135 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि आज की जो पैरिटी है 135.71 इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो ज़रूरत क्या है, जब उसने खुद ही हमें बता दिया है कि भाई इतने पर शेयर बन रहे हैं पैरिटी देने की बजाय। मैंने आपको कहा कि असल में मुझे सेल प्राइस उसने दी है पाउंड में, तो मुझे यही चाहिए थी। अगर मुझे वो रेट बता देता तो मैं क्या करता, इस पाउंड को मल्टीप्लाई कर देता। मैं इसलिए आपको सारी कहानियां सुना रहा हूं कि आप सो ना जाए प्लीज, इसलिए सुना रहा हूं, नहीं इसलिए सुना रहा हूं कि अगर एग्जाम में ऐसी सिचुएशन हो कि आपको यहाँ पर वो रेट गिवन हो पाउंड का, तो उसको पाउंड से मल्टीप्लाई करके सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है। ओके, चले, सेल प्राइस आ गई जी हमारे पास 100 शेयर्स इंटू 475, तो ये सेल प्राइस आ गई 47.5 मिलियन। तो कॉस्ट कितनी थी उसकी, 100K इंटू कितने का था वो, बल्कि कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर ली हुई है 8 का, नहीं हमने पेमेंट की थी 120 इंटू 8 की, तो अभी 10 मिलियन। तो कैपिटल गेन कितना आ गया, 37.5, क्योंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इंटू 75%, तो 37.50 इंटू 0.75, तो 28125, ये कैपिटल गेन आ गया। तो कंपनी है तो इसका टैक्स कितना आएगा, अज्यूम करें इसके अलावा इसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो टैक्स एट द रेट ऑफ 29%, 8156,250। तो टैक्स ऑन डिविडेंड at the rate of 15% of 50 million, तो टोटल इस कंपनी को कितना टैक्स लगेगा, प्लस 8156,250। ये उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ये सिचुएशन के अंदर। उसने कहा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, मैंने टैक्स कर दी। ओके, डन।
चलो, वो कहता अगर कमिश्नर इस अरेंजमेंट को ना माने कि तुम गलत कर रहे हो तो क्या होगा? हम कहते हैं कि भाई ये जो उसने पेमेंट की है ना ये वाली, तो फिर ये उसकी टोटल सेल प्राइस गिनी जाएगी। वो कहेगा ये डिविडेंड नहीं है, ये डिविडेंड असल में ये कंसीडरेशन है जो डिविडेंड की शक्ल में तुम ले रहे हो। तुमने ट्रांजैक्शन की शक्ल चेंज कर दी है ताकि तुम्हें टैक्स ना लगे। क्यों भी? देखे ना 29% टैक्स लग रहा है और वो क्या कर रहा है? 15% टैक्स दे रहा है। तो हम न्यू अरेंजमेंट में हम कहते हैं कैपिटल गेन, ये अंडर सेक्शन 109 तो नहीं लिखना चाहिए, रिकरेक्टराइजेशन हो रही है उसकी। अब नॉर्मल में चले जाएं, सेल प्राइस कितनी आ गई? 47.5 मिलियन प्लस 50 मिलियन, 47.5 प्लस 50, ये आ गया जी 97 पॉइंट लेस उसकी कॉस्ट 10 मिलियन, ये 87 मिलियन क्या आ गया? कैपिटल गेन। क्या ये टैक्सेबल है? बताएं भी टैक्सेबल है? यार जाने दें, ये कैपिटल गेन है, टैक्सेबल गेन नहीं है। गेन और कैपिटल गेन, टैक्सेबल गेन और गेन में फर्क बताया हुआ है आपको। तो ये क्या होगा? इनटू, तो 87 इंटू 0.75, तो टैक्सेबल गेन आएगा 65,625,000। तो चूंकि एक ही इनकम है तो इस पे लगेगा एट द रेट 29% इंटू 0.29, 19,031। तो फिर कैपिटल लाइबिलिटी ये होगी। अब जरा अंदाज़ा करें कितना टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को अच्छी खासी फीस दी जाती है ताकि कुछ करो। समझ आ रही है? तो ये था जो हमने अभी डिस्कस किया। ले जी, मैंने आपको आज अल्हम्दुलिल्लाह मेजर कैपिटल गेन्स की चीज़ें करवा दी, उसकी प्रैक्टिस भी करवा दी, उसके रूल्स भी पढ़ा दिए। अब बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आपके कोर्ट में है, आप इसकी तैयारी करें। हाँ, रिवीजन होगी इसकी दोबारा न्यूमेरिकल्स में जाके। इसकी हमारा जो चैप्टर 17 आएगा, 17, 18 और 19, लेकिन आप अपने तौर के ऊपर इसको तैयार करके रख रहे हैं। और तैयारी में ख़ास कर लोकेशन, मैं कहता हूँ ओपन बुक एग्ज़ाम में लोकेशन का पता होना चाहिए कि भाई मैंने सेक्शन 37, 37A, 38 को रीड करना है, कुछ आइटम याद करनी है, रूल्स का पता होना चाहिए। इसके साथ मुझे इनकम टैक्स रूल्स 2002, उसका ख़ास कर जो रूल 13 है उसका मुझे पता होना चाहिए, ये यहाँ लिखा हुआ है। और प्लस इसके साथ मुझे जो फर्स्ट शेड्यूल है उसका मुझे पता होना चाहिए, राइट, के रेट्स क्या है उसके, अंडरस्टैंड। तो कम से कम आपको अगर ये चीज़ें पता हों कि रेट्स क्या है तो हमारा कैपिटल गेन कवर हो जाएगा। और जितना याद हो सकता है उसको याद कर लें ताकि न्यूमेरिकल करते हुए किताब ना खोलनी पड़े। न्यूमेरिकल करते हुए, केस स्टडी करते हुए किताब कम से कम खोलनी पड़े। कौन सी? उन्होंने कहा कि जी क्या 13P की सारी प्रोविजन याद करूं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जितनी आप आसानी के साथ समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने आपको समरी दी, आप याद करें। अच्छा यार, बोनस के इशू में क्या होगा? याद करने का तरीका सोचें। डिविडेंड इन स्पीशी का तरीक़ेकार क्या है?
मर्जर में क्या होगा, डी मर्जर में कैसे होगा। ठीक है, ये इतनी बड़ी डील नहीं है। एक दफ़ा मेरे आप नोट्स को, समरी को रिवाइज कर लें। एस एल बी क्या होता है, एस एल बी अरेंजमेंट क्या है, मैंने नहीं ये का रट्टा लगाए, उस अरेंजमेंट को समझे कि कैसे होगा ये। फाइफो मेथड क्या होता है, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, समझ आ रही है। और अगर शेयर नॉन रिकग्निशन रूल्स क्या है, और नॉन रिकग्निशन रूल्स में 37 और 79 में क्या फ़र्क है, कॉस्ट कैसे डिटरमिन की जाएगी, लॉसेस का क्या अरेंजमेंट होगा, लॉसेस को कैसे किया जाएगा। अगर आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, इतनी बड़ी डील नहीं है। देखें इस दफ़ा रिजल्ट टैक्स का अच्छा नहीं आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस दफ़ा पहली अटेम्प्ट में दिया, पहली अटेम्प्ट में निकल गए वो। अंडरस्टैंड, वो कैसे निकले हैं, ऐसे ही कि मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे। पहले भी तो हम इनको देखते थे ना, पहले भी तो ये प्रोविजन याद करते थे कि नहीं करते थे। तो इसलिए ऑर्डिनेंस के ऊपर मजबूरी के तहत कि यार ये चीज़ क्या थी, मैं भूल गया हूँ प्रेशर में, ज़रा एक नज़र देख लूँ। लेकिन ऑर्डिनेंस में अगर आप ये कहेंगे वहां जाके नई प्रोविजन पढ़ के समझ के उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये उसी सूरत में हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, आखिरी क्वेश्चन हो, आपके पास टाइम भी हो, तो आप कर सकते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था तो उसने मुझे कहा सर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो मैं उसको पढ़ के नहीं गया हुआ था, तो मैंने पहले सारा पेपर किया, फिर तसल्ली से उसकी मैंने प्रोविजन को पढ़ा और मैंने वो क्वेश्चन किया, और उसने कहा सर मैं काफ़ी हद तक उसको सही कराया हूँ। ये था उसकी सही प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट। उसने कहा यार इसको, ये तो बिल्कुल अननोन चीज़ आ गई है ना, इसको बाद में करता हूँ, पहले पूरा पेपर किया, फिर उसकी प्रोविजन को पढ़ा और फिर उसने उसको सॉल्व किया। अल्लाह ताला जब मदद करे तो ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, तो अब कल क्लास नहीं होगी, मेरा ख्याल था कि शायद कैपिटल गेन कंप्लीट ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो आपकी मेहरबानी है। एक मिनट जी, लॉ ये कहता है, इन्होंने सवाल ये किया है कि डिविडेंड इन स्पीशी में जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा। लॉ ये कहता है हर वो टैक्स जो ड्यूरिंग द पीरियड आपसे लिया जाए, बेशक वो फाइनल ही क्यों ना हो, लेकिन उसको कहाँ एडवांस टैक्स जाएगा, वो साल के एंड के ऊपर डिसाइड किया, उसको माइनस होगा। तो किसी केस के अंदर एफटीआर की इनकम आपका एडवांस टैक्स और हो सकता है, फाइनल टैक्स लायबिलिटी और हो सकती है, रेट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है जी, नहीं जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हैव अ गुड डे, हैव अ वीकेंड, थैंक यू, गुड वीकेंड, नाइस वीकेंड, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।